Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of JK Civil Services. I am Humaira Nazir. Hope you all are fine. So लास्ट लेक्चर में हमने जो है दिसंबर के करंट अफेयर्स कवर किए थे। तो दिसंबर के जितने भी 4 वीडियोस आते हैं एज यू ऑल नो, ठीक है, तो हमने चारों वीडियोस जो है कंप्लीट कर दिए हैं। आपको वो प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। तो दिसंबर के इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर होते हैं, ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। अब J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को शुरू करने से पहले एज़ वी ऑल नो कि जो एग्ज़ाम है उसमें इतना टाइम नहीं बचा है, तो हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। तो जितना भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इम्पॉर्टेंट होगा, इसमें जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं सारी आपको कवर करवाऊँगी, ठीक है। जितनी भी होगी सारी कवर कराऊंगी। लेकिन स्टिल अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ कवर जो इम्पोर्टेंट है नहीं करवाए हैं, मुझे ऐसा लगेगा, तो लास्ट में मैं क्या करूँगी, एक मिसलेनियस वीडियो ले आऊँगी, तो उसमें मैं वो चीज़ें भी आपको कवर करा दूँगी। बट आई एम श्योर कि मैं जितना भी आपको इसके रिलेटेड कवर कराऊँगी एग्जामिनर उसी से पूछेगा और कुछ आपका रहेगा नहीं, ठीक है। तो आइए J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को शुरू करते हैं, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन हम कह रहे हैं कि J&K की जो है रीऑर्गेनाइजेशन हुई और 2 यूटीज़ में बाइफरकेट हो गई, एक J&K और दूसरी लद्दाख हो गई, ठीक है। अब ये रीऑर्गेनाइजेशन, ये रीऑर्गेनाइज करना, इसका मतलब क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि फिर से किसी चीज़ को बनाना, राइट, उसकी अरेंजमेंट करना, ठीक है ना। अब रीऑर्गेनाइजेशन हमने कह दिया कि J&K यूटी को रीऑर्गेनाइज कर दिया, लेकिन ये रीऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये रीऑर्गेनाइज करना किसी स्टेट को, ये अथॉरिटी जो है ये किसके हाथ में है, हमें ये भी पता होना चाहिए ना। तो ये अथॉरिटी जो है ये किसके हाथ में है? हमारे इंडिया की जो लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है, इंडिया की लॉ मेकिंग बॉडी इंडिया की लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? हमारे इंडिया की जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो है पार्लियामेंट, राइट, सबको पता होगा। पार्लियामेंट ही है जो क्या करती है, लॉ फ्रेम करती है, और उन्हीं के हाथ में होता है किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना या अल्टरेशन करना या कुछ भी, तो वो क्या है, पार्लियामेंट के ही हाथ में है। हमारे इंडियन यूनियन की जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो है पार्लियामेंट, ठीक है। चलो जी, ये बात हमें समझ आ गई कि पार्लियामेंट हमारे के हाथ में है रीऑर्गेनाइज करना स्टेट को। अब ये पार्लियामेंट जो है ये किन किन चीज़ों से बना है, देखो एक सेकेंड। पार्लियामेंट जो है ये किन किन चीज़ों से बना है? राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और प्रेसिडेंट, राइट। तो जो हमारा पार्लियामेंट है वो इन 3 चीज़ों का बना है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। अब अगर आपको कोई पूछेगा कि जो हमने जैसे J&K की रीऑर्गेनाइजेशन हुई तो बिल पहले पास करवाया, तो अगर कोई पूछेगा कि बिल जो है वो पहले राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसके पास पहले पास होगा, तो देखो दोनों ही हाउसेस जो है ना, दोनों ही हाउसेस के पास जो है इक्वल पावर है। इक्वल पावर होती है कि अगर चाहे तो पहले लोकसभा पहले बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, पहले चाहे तो राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि दोनों ही हाउसेस के पास जो है इक्वल पावर होती है बिल को पास करने की, ठीक है। और हमारा पार्लियामेंट 3 चीज़ों से बना है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है, ठीक है। ये बात हमें आगे समझ। अब ये तो था कि पूरे इंडियन यूनियन के लिए जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो है पार्लियामेंट। अब स्टेट बाउंड्री के अंदर भी तो लॉ मेकिंग बॉडी होती है ना। स्टेट बाउंड्री के अंदर जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसको क्या बोलते हैं? तो जो हमारे स्टेट बाउंड्री के अंदर लॉ मेकिंग बॉडी है वो कौन सी है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। हमारे जो स्टेट के अंदर, स्टेट की बाउंड्री के अंदर जो लॉज बनाती हैं, जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है।
चलो ये बात हो गई कि हमारी जो है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अब हमारी जैसे स्टेट को अगर रीऑर्गेनाइज़ किया तो वो अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में है। पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी है। अब पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दी किसने है, उसको ये एम्पावर कौन करता है, तो एम्पावर जो पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दी है, ये किसने दी है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी है और वो ही किसी भी स्टेट को जो है रीऑर्गेनाइज कर सकती है या लॉ फ्रेम कर सकती है। तो ये पावर जो है पार्लियामेंट को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है, ठीक है। अब अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम सबको पता है, वी ऑल नो कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। पूरी दुनिया में जो लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन है। और करंटली इसमें कितने पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, राइट। 25 पार्ट्स हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट है और इसमें कितने पार्ट्स हैं, करंटली 25 पार्ट्स हैं। अब जो इन 25 पार्ट में से जो पार्ट 1 है वो डील करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जिसका टाइटल ही क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो जो पार्ट 1 है वो ही डील करता है किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना, ठीक है, जिसका टाइटल क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। अब इसमें जो है 4 आर्टिकल्स आ जाते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। पार्ट 1 के अंदर 4 आर्टिकल्स आ जाते हैं, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक, ठीक है। ये किसके अंदर आते हैं, पार्ट 1 के अंदर आते हैं, जिसका टाइटल है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब हम इन आर्टिकल्स को थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद हम JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब हमने कह दिया कि जो पार्ट 1 है वो ही डील करता है रीऑर्गेनाइजेशन के साथ। 25 पार्ट में से जो पार्ट 1 है और उसमें जो है आर्टिकल्स 4 हैं। अब जो आर्टिकल 1 है, पार्ट 1 का पार्ट 1 का जो आर्टिकल 1 है उसकी हेडिंग क्या है, टाइटल क्या है, इंडिया दैट इज भारत, राइट। हमारा आर्टिकल 1 जो है पार्ट 1 का, उसका टाइटल क्या है, इंडिया दैट इज़ भारत। अब इसका टाइटल इंडिया दैट इज़ भारत क्यों है, क्योंकि क्या हुआ था 1946 में एक प्लान आया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। कौन सा प्लान आया था, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। आर्टिकल 1 जिसका टाइटल है इंडिया दैट इज़ भारत, उसका टाइटल इंडिया दैट इज़ भारत क्यों रखा गया, क्योंकि क्या हुआ था 1946 में एक प्लान आया था जिसका नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। तो क्या हुआ था इसके, तो ये किस लिए आया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था, हमारे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है। हमारे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इस प्लान का काम था। तो इस प्लान में से जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया था उनमें से आधे लोग कहते थे कि इंडिया नाम रखो और आधे लोग कह रहे थे कि भारत नाम रखो। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइटल ही रख दिया इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है। बात समझ आई। आर्टिकल 1 का टाइटल है इंडिया दैट इज़ भारत, और क्यों है, क्योंकि 1946 में एक प्लान आया था जिसका नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। किस लिए आया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी इस प्लान के दौरान और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था हमारे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। उनमें से जो प्लान के द्वारा सिलेक्टेड मेंबर्स थे, जो भी लोग थे, वो आधे कह रहे थे कि इंडिया नाम रखो और आधे कह रहे थे कि भारत नाम रखो। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए इन्होंने टाइटल रख दिया इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है। ये है आर्टिकल 1। अब आर्टिकल 2, ठीक है। आर्टिकल 2 की क्या कहता है,
एडमिशन ऑफ दो स्टेट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ अवर इंडियन यूनियन, मतलब कि जो हमारे इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, जो स्टेट्स हमारे इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, उनको भी अगर वो चाहे हमारे इंडिया का पार्ट बनना तो वो पार्ट बन सकती हैं। तो वो कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 2, ठीक है। एडमिशन ऑफ दो स्टेट्स which are not part of इंडियन यूनियन, ठीक है। जो हमारे इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर वो स्टेट्स भी हमारे इंडिया का हिस्सा बनना चाहती हैं तो वो आर्टिकल 2 के तहत जो है इंडिया का हिस्सा जो है बन सकती हैं, ठीक है। ये है आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? वो स्टेट्स जो हमारे इंडिया का हिस्सा है, वो स्टेट्स जो हमारे इंडिया का हिस्सा है उसको अगर हम चाहे तो रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसकी हम अल्ट्रेशन कर सकते हैं, वो आर्टिकल 3 ही कहता है, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन और अल्टरेशन ऑफ दोज states which are part of इंडियन यूनियन या इंडिया, ठीक है। तो वो स्टेट्स जो हमारे इंडिया का हिस्सा है, उस स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना, उस स्टेट की अल्टरेशन जो है आर्टिकल 3 के तहत की जाती है, ठीक है। अब रीऑर्गेनाइजेशन हम कहेंगे कि जैसे JNK की रीऑर्गेनाइजेशन हुई तो 2 यूटीज बन गई, ठीक है, एक लद्दाख एक जम्मू कश्मीर। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ यही नहीं होता कि 2 यूटीज ही बनेंगी, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन में हम 2 स्टेट्स में उसको बाइफरकेट कर सकते हैं, 2 यूटीज में कर सकते हैं, 2 यूटी से एक स्टेट में उसको तोड़ सकते हैं। उस स्टेट का अगर हमें नाम चेंज करना है तो हम उस स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं। उस स्टेट की जो बाउंड्री है अगर हमें उसे बढ़ाना है या कम करना है तो वो भी रीऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, अल्टरेशन में आ जाता है, ठीक है। अगर हमें उस स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, वो भी रीऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। तो रीऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है कि 2 यूटीज़ बन गई जैसे JNK और लद्दाख, नहीं, हम 2 यूटीज़ भी बना सकते हैं, 2 स्टेट्स भी बना सकते हैं, 2 यूटी से एक स्टेट भी बना सकते हैं, उस स्टेट का नाम भी चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर उसके हमें बाउंड्री को बढ़ाना है या घटाना है तो वो भी हम रीऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल पंजाब को जब बाइफरकेट किया तो किसमें एक स्टेट बनी, राइट, और एक यूटी कौन बनी? चंडीगढ़। और स्टेट कौन सी बन गई? हरियाणा, ठीक है। जब पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया तो एक स्टेट और एक यूटी में बाइफरकेट किया, यूटी बन गई चंडीगढ़ और स्टेट कौन सी बनी? हरियाणा, ठीक है। ये है आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जितनी भी आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में जो भी चेंजेस आए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं होंगी, मतलब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उससे कोई चेंजेस वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 2 में जो चेंजेस हम बोल रहे हैं लाने के लिए, जैसे जो स्टेट का हिस्सा नहीं है अगर वो स्टेट हमारा हिस्सा बनना चाहे, या आर्टिकल 3 में कह रहे हैं जो हमारे स्टेट का हिस्सा है उसकी रीऑर्गेनाइजेशन करना, तो उससे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं होंगी, ठीक है। यह है आर्टिकल 4, ठीक। अब ये चीज़ तो हो गई, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं एक बिल के बारे में। जैसे JNK रीऑर्गेनाइजेशन के बिल पास हुआ, ठीक है। अब लोकसभा या राज्यसभा में बिल पास हुआ, लेकिन इससे भी पहले ज़रूरी है कि वो बिल जो है उसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होना ज़रूरी है। राज्यसभा या लोकसभा में बिल पास होने से पहले ये ज़रूरी है कि पहले उसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन हो। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होगी तो वो बिल जो है आगे राज्यसभा या लोकसभा में जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से भी पहले ये ज़रूरी है
कि जिस स्टेट को जैसे रिऑर्गेनाइज करना है, जैसे जम्मू कश्मीर को अगर रिऑर्गेनाइज किया तो उधर की जो स्टेट असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके सामने भी वो रिकमेंडेशन रखनी है। ठीक है, सबसे पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होना ज़रूरी है लोकसभा या राज्यसभा में जाने से पहले, और उससे भी पहले ज़रूरी है कि उस स्टेट की, जिस स्टेट को रिऑर्गेनाइज करने की बात हो रही है, उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी ये रिकमेंडेशन रखी जाए। और एक और चीज़, अगर अब वो उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने ये चीज़ें रखी जाए कि आपके स्टेट को रिऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये जो भी, ठीक है, अगर वो अपनी कोई चेंजेस बता रहा है कि इसमें ये चेंजेस करो, ये अमेंडमेंट करो या कुछ भी, तो वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंड नहीं है, वो कंपल्शन नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है उनकी वो बात मानेंगे। अगर प्रेसिडेंट को ठीक लगेगा तो वो सारा जो है प्रेसिडेंट के ऊपर ही है। ठीक है, हो गई ये चीज़ कि पहले जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होनी चाहिए और उससे पहले उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वो बिल जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद अब बिल ने आना है राज्यसभा या लोकसभा में। ठीक है, अब राज्यसभा या लोकसभा में बिल आ गया तो हम कैसे मानेंगे कि बिल जो है पास हो गया है। अब JNK को जब रिऑर्गेनाइज करना था तो बिल पहले राज्यसभा में आया, फिर लोकसभा से पास हुआ, तो वो कैसे हमने माना कि बिल जो है पास हो गया। तो उसके लिए बाय मेजोरिटी से जो है मेजोरिटी वोट आए। अब क्या है, अब जिस मेजोरिटी की वजह से बिल पास हुआ उस मेजोरिटी का नाम क्या है, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, जैसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी होती है, वैसे सिंपल मेजोरिटी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, अब सिंपल मेजोरिटी क्या होती है कि जैसे राज्यसभा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जैसे लोकसभा है, ठीक है, उसमें जितने भी मेंबर्स एट प्रेजेंट होंगे, जैसे वहाँ पे 100 मेंबर्स जो हैं प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो 100 का मोर देन 50, अगर 50 से ज़्यादा लोगों ने वोट कर दिया बिल पास करने के लिए, तो इट मीन्स कि वो बिल जो है वो पास हो गया। और यही है सिंपल मेजोरिटी, मतलब जितने भी मेंबर प्रेजेंट होंगे एट प्रेजेंट, उनका मोर देन 50 को हम बोलेंगे सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो अब बिल पास करने के लिए क्या होगा, बाय मेजोरिटी होगी, और उस मेजोरिटी का नाम है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब कि जितने भी लोग उस टाइम पे प्रेजेंट होंगे उनका मोर देन 50% अगर वोटिंग आ गई तो इट मीन्स कि बिल जो है पास हो गया। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं एक्ट पे। ठीक है, अच्छा, ये क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में कहते हैं कि रीऑर्गेनाइज हम कर सकते हैं स्टेट को, और आर्टिकल मैंने 1 to 4 आपको बता दिए, ये वही लिखे हैं, इसको रीड कर लेते हैं। पार्ट 1 of the Indian Constitution deals with the reorganization of state and title is Union and its territory and having article 1 to 4। ठीक है, जो पार्ट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वही रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के साथ डील करता है, और इसका टाइटल क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें कितने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 to 4। अब उनको थोड़ा शॉर्टली लिखा भी है, जैसे पार्ट 1 जो है आर्टिकल 1 जो है वो क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, मैंने ये बता दिया पूरा। आर्टिकल 2 क्या कहता है, एडमिशन ऑफ दो स्टेट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, उन स्टेट्स का एडमिशन जो हमारे इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, अगर वो हिस्सा बनना चाहती हैं तो बन सकती हैं। ठीक है, फिर है आर्टिकल 3 रीऑर्गेनाइजेशन और अल्टरेशन ऑफ दो स्टेट्स विच आर पार्ट ऑफ इंडिया, उन स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन या अल्टरेशन जो हमारे इंडिया का पार्ट है उसकी रीऑर्गेनाइजेशन या उनकी अल्टरेशन आर्टिकल 3 में बताई है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं एक्ट पे। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, अब क्या लिखा है, द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ये क्या है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है, राइट। पार्लियामेंट क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी इंडिया की। ठीक है, इसमें कि इससे क्या हुआ, जो हमारी J&K स्टेट थी उसको 2 यूटीज़ में बाइफरकेट कर दिया, एक तो बन गई J&K
J&K थी, 2 यूटीज में बाइफरकेट किया, एक बन गई J&K और दूसरी क्या हो गई लद्दाख, राइट। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑन 31 अक्टूबर 2019, ये किस लिए लिखा है, इस दिन जो है ये इम्प्लीमेंट हुई, इट केम इनटू फोर्स ऑन 31 अक्टूबर 2019, इसीलिए ये डेट लिखी है। अदरवाइज जो राज्यसभा में बिल पास हुआ था वो कब हुआ था, 5 अगस्त 2019 में, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपको पता होनी चाहिए इस एक्ट के तहत, ठीक है। सबसे पहले बिल जो है कहाँ पे पास हुआ, बिल जो है पहले तो पास किसने किया, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, कौन है, अमित शाह, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह, उन्होंने राज्यसभा में इस बिल को पास किया और कब किया, 5 अगस्त 2019 में, ठीक है। बिल जो है सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने, जिनका नाम है अमित शाह, उन्होंने राज्यसभा में पहले बिल जो है इंट्रोड्यूस किया और कौन सी डेट में इंट्रोड्यूस किया, 5 अगस्त 2019 में। फिर वहाँ पे जब अप्रूवल मिल गया तो उसके बाद बिल को पास किया लोकसभा में, कब, 6 अगस्त 2019 में। जब राज्यसभा से अप्रूवल मिल गया तो फिर बिल को पास किया, लोकसभा में भेजा और लोकसभा में जब इंट्रोड्यूस हुआ तो वो कब हुआ, 6 अगस्त 2019 में हुआ और वहाँ से भी अप्रूवल मिल गया और बिल जो है पास हो गया। देन फाइनली फिर क्या हुआ, प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, प्रेसिडेंट की असेंट भी जो है, मतलब अप्रूवल जो है वो लग गया, कब, 9 अगस्त 2019, ठीक है। प्रेसिडेंट का अप्रूवल जो है 9 अगस्त 2019 में जो है मिल गया एंड फाइनली 31 अक्टूबर 2019 को इट केम इनटू फोर्स, इम्प्लीमेंट हुआ या एनेक्ट हुआ, आप कह सकते हो, 31 अक्टूबर एंड 2019। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।